वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं समास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिंदु समास। समास पढ़ने से पहले हमें समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जान लेना आवश्यक है। इस समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप देना। समास शब्द का निर्माण कैसे हुआ? समास शब्द बना कैसे? समास बनता है सम धन आस से। आस मूल शब्द है और इसमें सम उपसर्ग जुड़ता है। इनका मतलब क्या होता है? सम यानी अच्छी तरह से या पास पास, और आस का अर्थ होता है बैठना। अब ये पास पास कौन बैठेंगे? अच्छी तरह से कौन बैठेंगे? दो पद आकर पास पास बैठेंगे, दो पद आकर, दो शब्द आकर पास पास बैठेंगे और इसी पास पास बैठने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए अब हम देखते हैं समास का जन्म कैसे हुआ, समास का जन्म क्यों हुआ, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए हर भाषा अपने में कुछ ऐसा कौशल विकसित करती है कि कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ व्यक्त कर सके। इसके लिए शब्द प्रयोग में संक्षिप्तता होना आवश्यक है, कम शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। तो समास का जन्म कम से कम शब्दों द्वारा वही पूर्ण अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वह कम शब्दों में अधिक बात कहे, ज्यादा न बोले और कम ही शब्दों में वह अपनी वही बात जो ज्यादा शब्दों में हमें कहनी थी उसे व्यक्त कर दे। यह शब्द प्रयोग की कमी दो तरह से हो सकती है। दो प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कम करके हम कर सकते हैं। एक तो शब्द कम करके, जैसे देखिए दिन और रात में तीन शब्दों के समूह में से एक शब्द और को कम कर दें और दिन रात दो शब्दों द्वारा वही दिन और रात वाला अर्थ व्यक्त कर दिया जाए। देखिए दिन और रात, इसमें एक, दो और तीन शब्द है और इसका अर्थ होता है दिन और रात, दिन और रात। इन तीन शब्दों में से एक शब्द कम कर दें और अर्थ में भी कोई परिवर्तन ना हो, तो इन तीनों में से भाई दिन को कम करेंगे और रात तो हो नहीं सकता, या रात को कम करें दिन और हो नहीं सकता, तो फिर इस और को हम कम करें तो और को कम कर दें तो फिर होगा क्या? दो शब्द बचेंगे हमारे पास, दिन रात। तो इन दो शब्दों से उन्हीं तीन शब्दों वाला अर्थ व्यक्त हो जाता है। तो यही कम करने की प्रक्रिया समास होती है, समास कहलाती है। दो शब्दों के द्वारा वही अर्थ जो तीन शब्दों में व्यक्त हो रहा था, जो तीन शब्दों के माध्यम से अर्थ प्रकट हो रहा था, वही दो शब्दों से प्रकट हो जाए। अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए और शब्द भी कम प्रयोग हो। दूसरी कोटि की संक्षिप्तता दूसरे किस प्रकार से होंगे? देखिए दो शब्दों को पास में बिठाने पर दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न एक तीसरा अर्थ देने से संबंधित है। देखिए इनमें कोई कम करने की बात नहीं है, लेकिन दो शब्द है, दोनों का अर्थ अलग अलग है और जब उन दोनों को हम पास मिलाएंगे, जब दोनों अलग अलग है तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन उन दोनों को हम एक कर देंगे, दोनों पदों को जोड़ेंगे, दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो कोई नया अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। तो यह भी संधि की प्रक्रिया है। एक नए अर्थ के लिए किसी नए शब्द का प्रयोग न करके पुराने शब्दों से ही नया अर्थ निकालकर ऐसा किया जाता है। दो शब्द जो पुराने उनको हम जोड़कर कोई तीसरा नया अर्थ ले लेंगे। कोई नया अर्थ लेने के लिए नए शब्द में उसमें नया शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो शब्दों से ही नया अर्थ निकाल लिया जाता है। देखिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे लंबोदर में गणेश का अर्थ दे देना। लंबा और उदर, इसमें दो शब्द है, इसमें गणेश का अर्थ लंबोदर, अगर लंबा और उदर को हम मिलाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा गणेश का अर्थ। गणेश, लंबोदर कौन है? गणेश है। तो जबकि लंबा और उदर दोनों शब्दों में से अलग अलग किसी का अर्थ गणेश नहीं है। लंबा और उदर से बनता है लंबोदर, लेकिन लंबा का अर्थ लंबा, बड़ा, मोटा, और उदर यानी पेट। अब इन दोनों लंबा और उदर, इन दोनों का अर्थ गणेश नहीं है, दोनों में से किसी का भी अर्थ गणेश नहीं है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें अर्थ प्राप्त होगा तीसरा ही, गणेश। तो यह भी समास की प्रक्रिया होती है और शब्दों की इस तरह की संक्षिप्तता को समास कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करना और वही अर्थ मिल जाना, यह प्रक्रिया होती है समास, समास कहलाती है। अब हम देखते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा है क्या?
समास की वास्तविक परिभाषा क्या है? देखिए, जब दो या दो से अधिक पद बीच की कारक विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं तो पदों के इस मेल को समास कहते हैं। पदों की इस मिलन की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो बीच की विभक्ति को छोड़कर पास में आकर बैठ जाते हैं, पास में आकर मिल जाते हैं, तो ये मिलन की प्रक्रिया समास कहलाती है। और समास से बना हुआ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है, या हम यूं कह सकते हैं कि समास की प्रक्रिया से बना नया सार्थक शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। दो शब्द मिलेंगे और तीसरा पद बनेगा, दो पद मिलेंगे और तीसरा पद बनेगा, उस तीसरे पद को, उस नए पद को समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। विग्रह करते समय जो हमने बीच में विभक्ति हटाई थी, समास करते समय, विग्रह करते समय उस बीच की विभक्ति को वापस जोड़ दिया जाता है, वो बीच की विभक्ति वापस जोड़ दी जाती है। जो समास करते समय हमने बीच में से कारक विभक्ति हटा दी थी, विग्रह करते समय उस कारक विभक्ति को वापस जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, समास विग्रह कैसे करें? समास विग्रह करने का तरीका क्या है? समास विग्रह कैसे किया जाए? तो समास विग्रह में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, समास के विग्रह का अर्थ है समास के उन सभी शब्दों, कारक चिन्हों आदि को पुनः ले आना जिनका लोप करके हमने समास बनाया था। देखिए, समास विग्रह करने का मतलब क्या है कि उन शब्दों को हम वापस ले आए जिन शब्दों को हमने लोप कर दिया था, वही समास विग्रह कहलाता है। जैसे चरण कमल, इसका समास विग्रह क्या है? कमल के समान चरण। अब कमल के समान चरण, यहां पर के समान शब्द का लोप करके चरण कमल समास बनाया गया था। तो के समान शब्दों का हमने लोप किया था। यहां पर देखिए, के समान क्या होगा? विग्रह चरण कमल का, कमल के समान चरण। और अगर हम इसका समास करेंगे तो के समान इस पद का लोप कर देंगे, इन दो पदों का लोप करके हम बना देंगे चरण कमल। तो विग्रह करते समय इन के समान को हम वापस जोड़ देंगे, जिन शब्दों का हमने लोप किया था उन्हें वापस जोड़ देंगे। समास विग्रह करते समय दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना आवश्यक है। क्या क्या है? समास में विद्यमान शब्दों, जो समास में विद्यमान है उन शब्दों एवं लुप्त हुए शब्दों को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि समास का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो सके। जो शब्द लुप्त हो गए थे उन्हें वापस रखना, और इस प्रकार से रखना, आगे पीछे नहीं रखना, ढंग से रखना, इस प्रकार से रखना कि उसका अर्थ निकल सके, उसका सार्थक अर्थ निकल सके, स्पष्ट हो सके। जैसे देखिए, चरण कमल का विग्रह, चरण के नीचे कमल नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। चरण में कमल, ये भी नहीं होगा। चरण और कमल, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? चरण के समान कमल, चरण के समान कमल, ये भी नहीं हो सकता। आदि अर्थ नहीं कर सकते क्योंकि चरण कमल का यह आशय नहीं होता है। चरण कमल का आशय नहीं हो सकता है कि चरण के नीचे कमल है, ये इसका अर्थ होता ही नहीं है। या चरण में कमल, ये भी इसका अर्थ नहीं होता है। चरण और कमल, ये भी चरण कमल का अर्थ नहीं होता है। चरण के समान कमल, चरणों के समान कमल, ये भी इसका अर्थ नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका समास विग्रह हम कैसे करेंगे कि कमल के समान चरण, ओहो, जितना सुंदर कमल है उतने ही सुंदर चरण है, पैर है। तो ये सही विग्रह होगा। ऐसे विग्रह करना जैसे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके, जो सामासिक पद है इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो सके। वैसे तो हम कैसे भी आगे पीछे जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें जोड़ना ऐसे होगा कि इसका अर्थ स्पष्ट हो सके। दूसरी बात क्या है? समास विग्रह में यथासंभव समास के मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। जो समास में मूल शब्द दे रखे हैं उन्हीं का हमें प्रयोग करना होगा, उनके समानार्थक शब्दों का नहीं। जैसे चरण कमल का विग्रह कमल के समान पांव, ये नहीं हो सकता। चरण का हम यहाँ अर्थ ले ले पांव, इसे ऐसे नहीं कर सकते। या अरविंद के समान चरण, ऐसे भी नहीं कर सकते। चरण का हमने यहाँ कमल का हम यहाँ अर्थ ले ले अरविंद ले ले, पंकज ले ले, पंकज के समान चरण, पंकज के समान पांव, पंकज के समान, जलज के समान पैर, इसका ये नहीं करना चाहिए। समास विग्रह के मायने समास का शब्दार्थ करना नहीं है, समास का शब्दार्थ नहीं है, उसके शब्दों का अर्थ करना नहीं है, बल्कि उसमें विद्यमान तथा समास बनाने की प्रक्रिया में गायब हुए शब्दों को पुनः ज्यों का त्यों उपस्थित कर देना है। जो पद गायब हो गए थे उन्हें वैसा का वैसा ही उपस्थित करना ही समास विग्रह होता है, ताकि यह बताया जा सके कि यह समास मूलतः इन शब्दों से बना है, कि यह जो समास बना है इन शब्दों के माध्यम से बना था। भाई, जो पद वापस हम प्रकट कर देंगे, इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए लेकिन पद वही रहने चाहिए।
यद्यपि कुछ समासों में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अन्य समानार्थक शब्द का प्रयोग भी करना पड़ता है। अगर अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, अर्थ निकलता नहीं है, स्पष्ट नहीं होता है, तो फिर हमें उनका समानार्थक शब्दों का प्रयोग कर लेना चाहिए। देखिए यथाशक्ति, इसमें यथा के लिए अनुसार शब्द का प्रयोग करते हुए शक्ति के अनुसार विग्रह करना पड़ता है, न कि शक्ति यथा। अब यथा का हम अगर मान ले जाए कि ये नियम हम यहाँ लागू कर दें कि हमें वही पदों का प्रयोग करना है, उन्हीं पदों का प्रयोग करना है, तो यथा शक्ति का क्या करेंगे हम? शक्ति यथा, क्योंकि हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होगा। तो हमें इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह में यथा का अर्थ हमें समानार्थक शब्द लेना होगा। यथा अव्यय है तो इसका क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथा का हम यहां लेंगे, शक्ति का तो शक्ति हमने ले लिया क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यथा का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ इसका समानार्थक के अनुसार इसका अर्थ हमने यहाँ प्रयोग कर लिया। तो जहां पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो वहां पर हम उसके समानार्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और जहां अर्थ स्पष्ट होता है वहां पर हमें अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो शब्द समस्त पद में दे रखे हैं उन्हीं का हम प्रयोग करें। हम संधि पढ़ चुके हैं, तो संधि और समास में अंतर क्या है? संधि भी मेल है और ये इसमें भी मेल होता है, संधि में भी मेल होता है, तो इन दोनों में मूलतः अंतर होता है। देखिए संधि में वर्णों का मेल होकर परिवर्तन होता है, वर्णों का मेल होंगे, दो वर्ण जुड़ेंगे और परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो वह संधि नहीं हो सकती, वह संयोग कहलाता है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो परिवर्तन होगा तभी संधि कहलाएगी। और समास में पदों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है, और परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। परिवर्तन समास में नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हो। इसमें विभक्तियों का लोप होता है, समास में विभक्तियों का लोप होता है। दूसरे शब्दों में संधि वर्णों का मिलन और समास शब्दों का मिलन होता है। पहला अंतर तो यह हो गया, संधि वर्णों का मेल होता है और परिवर्तन जरूर होगा, और समास शब्दों का मेल होता है, परिवर्तन नहीं होता है। जहां भी समास के पद में परिवर्तन दिखाई देता है तो वह परिवर्तन संधि की प्रक्रिया के कारण हुआ है, न कि समास की प्रक्रिया के कारण। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह होता है। समास को तोड़ने की प्रक्रिया, समस्त पद को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है, और संधिस्थ पद को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। यह अंतर हो गया। तीसरा बिंदु कहता है कि हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है, केवल और केवल तत्सम पदों में, संस्कृत के शब्दों में ही संधि होती है। दूसरे शब्दों में संधि, तद्भव शब्दों में संधि नहीं होती है। जबकि समास संस्कृत के तत्सम, हिंदी, उर्दू, तद्भव सब शब्दों में समास हो सकता है, केवल संधि तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव में होती नहीं है। जबकि तद्भव और हिंदी सब शब्दों में, उर्दू के शब्दों में समास होता है। चौथा बिंदु है कि समास के पदों में संधि हो यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। चौथे बिंदु का ही पांचवा देखिए स्पष्टीकरण है, ये जरूरी नहीं कि जहां जहां समास हो वहां वहां संधि भी हो ही, कोई जरूरी नहीं है कि हर समास के पद में संधि हो। संधि के पद में समास हो सकता है, लेकिन समास के पद में संधि हो ये कोई जरूरी नहीं है। संधि ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया है, वर्ण के स्तर की प्रक्रिया है, और वर्ण के मौखिक रूप को ही ध्वनि कहते हैं। वर्ण ही ध्वनि होता है जब तक वह मौखिक होता है, और लिखने के बाद में वह वर्ण कहलाता है, लिपिबद्ध होने के बाद में वर्ण कहलाता है। क्योंकि संधि ध्वनि स्तर की प्रक्रिया, वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि इनमें दो ध्वनियों या दो वर्णों के मिलन से ध्वनिगत परिवर्तन होता है, संधि में परिवर्तन होता है। जबकि समास शब्द के स्तर की प्रक्रिया है, क्योंकि शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक शब्दों को मिलकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो शब्दों के मिलन की प्रक्रिया समास कहलाती है, और वर्ण मिलेंगे और परिवर्तन होगा तब संधि होगी। समास में प्राय दो शब्दों या दो पदों का योग होता है, और उन दो शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ प्रमुख होता है, कोई एक पद प्रधान होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा बहुव्रीहि समास। अब देखिए इनमें कौन से पद प्रधान होंगे। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, इसे ही पूर्व पद और उत्तर पद, द्वितीय पद को उत्तर पद कह सकते हैं और प्रथम पद को पूर्व पद कह सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, पहला पद या प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद, उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होता है, दोनों ही पद प्रमुख होते हैं। और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद अन्य पद प्रधान होता है।
अब देखिए जो तत्पुरुष समास है इसी के दो भेद और है तत्पुरुष समास के ही। तो पहला है तत्पुरुष समास का उपभेद कर्मधारय समास और दूसरा उपभेद होगा द्विगु समास। अब ये तत्पुरुष समास के भेद है तो इनमें भी द्वितीय पद ही प्रधान होगा क्योंकि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास तत्पुरुष का उपभेद है इसलिए इसमें द्वितीय पद प्रधान, और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का उपभेद है इसलिए इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर मुख्यतः 4 भेद होते हैं और कुल 6 भेद होते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज के प्रश्न पहला प्रश्न है यह आपके सामने रहा स्क्रीन पर कि कौन से समास में कौन सा पद प्रमुख होता है, कौन से समास में कौन सा पद प्रमुख या प्रधान होता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है लिखकर। और दूसरा प्रश्न है क्या समास के सभी पदों में संधि होती है, अगर आपका जवाब नहीं है तो क्यों नहीं होती, समास के हर पद में संधि क्यों नहीं होती है, हाँ है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और कैसे होती है ये भी आप लिखेंगे, नहीं में जवाब देते हैं तो भी आप लिखेंगे, उसका कारण जरूर लिखेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।